हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। मैं अभय कुमार फिर से आपके हिस्ट्री की पहली चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने फ्रेडरिक सोल्यू का ड्रीम देखा, जो कि एक ऐसा वर्ल्ड था जिसमें सारे नेशंस डेमोक्रेटिक और सोशली रिपब्लिक हों। ठीक है, और वी कैन से विच वाज एन यूटोपियन विजन, बट जो भी हो, उन्होंने ऐसा ड्रीम देखा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्टिविटी रही होगी यूरोप में। तो वो ऐसी क्या एक्टिविटीज थी जो उनके समय पे हो रही थी जिसके कारण उन्होंने ऐसा ड्रीम देखा, तो हम आगे के सेक्शंस में देखेंगे, जो कि सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जनरली, जिनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आज भी और आगे भी कभी भी पूछा जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला सेक्शन है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो जैसा टॉपिक बताता है, हम इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय एक नेशन का क्या आइडिया था, मतलब हाउ दे एज्यूम नेशन टू बी, ये हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट। The first clear expression of the nationalism came with the French Revolution in 1789. फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 1789 में, और 1789 में ही नेशनलिज्म का पहला अंश देखा गया। पहली बार बिल्कुल ही नेशनलिज्म जागा था फ्रांस में 1789 में। फ्रांस में ही नहीं, पूरे यूरोप में कह सकते हैं। फ्रांस, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. फ्रांस, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी तरह से फैला हुआ क्षेत्र था, जो कि राजतांत्रिक क्षेत्र था और विकसित था। फ्रांस बहुत बड़ा एरिया है और पूरी तरह से मोनार्कियल था, मतलब वहाँ राजा थे। और एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट वर्ड जो है हमने पिछले से इंट्रोडक्शन सेक्शन में सीखा था, एक ऐसा रूल जो जिसका कोई रोक टोक ना हो और जिसका पावर सेंट्रलाइज्ड हो, मिलिटराइज्ड हो और रिप्रेसिव हो। तो ऐसा मोनार्कियल सिस्टम, ऐसा प्रजातंत्र जो था फ्रांस में था उस समय। नाउ coming on to the next line, the political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizen. Political और constitutional change जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण आए, उससे जो पावर था मोनार्की के पास गवर्नमेंट को चलाने का, वो वहां के सिटीजन्स के पास आ गया। नॉट सिटीजन्स, बॉडी ऑफ सिटीजन्स, रिमेंबर दिस, नॉट एवरी सिटीजन बट बॉडी ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर था मोनार्की के पास, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण किसके पास आ गया? बॉडी ऑफ सिटीजन के पास। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny. रिवॉल्यूशन ने क्लेम किया कि अब जो यहाँ की जनता है, यहाँ के सिटीजन है, वही फ्रांस की डेस्टिनी को तय करेंगे और यहाँ के नियम बनाएंगे, यहाँ का संविधान जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स and practices that could create a sense of collective identity among the French people. शुरुआत से ही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए थे जिसके कारण जो फ्रांस के लोगों में कलेक्टिविटी बनी रहे, मतलब सभी लोग एक हैं, पूरा नेशन एक टाइप के लोग का है, हम सब एक हैं, ऐसा भाव बना रहे। ऐसे क्रांतिकारी ने ऐसे बहुत सारे तरीके अपना रखे थे। नाउ द आइडिया ऑफ ला पात्री, द फादरलैंड एंड ले सिटोयन emphasizes the notion of united community enjoying equal rights under a constitution. तो ऐसे क्या मेजर्स थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने यूज किए जिससे कि कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच पीपल के बीच बना रहे? तो ये क्वेश्चन की तरह आप ले सकते हैं कि ऐसे क्या मेजर्स जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने यूज किए। तो आइडिया ऑफ ला पात्री, द फादरलैंड, ला पात्री मीन्स फ्रेंच वर्ड है, फादरलैंड पितृभूमि, and the lay citoyen, the citizen, नागरिक, emphasizes the notion of united community enjoying equal rights under a constitution. ये दो आइडियाज ने यहाँ के सिटीजन में ये भाव भरा कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिलेगा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इससे क्या हुआ? इससे मतलब इक्वलिटी मेंटेन होगी इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। ठीक है, जैसे हमारे देश में भी ऐसी बातें हैं, ऐसे भावनाएं हैं जिससे हम एक फील करते हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा धरती परिवार है। तो इस उसी टाइप का ये कुछ है जो कि फ्रांस में यूज किया क्रांतिकारियों ने, ला पैट्री एंड ले सिटोयन, व्हिच सेज कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस फादरलैंड डिजर्व्स
equal rights under a constitution. Okay, so a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. The State General was elected by the body of citizens and renamed the National Assembly. एक ट्राई फ्लैग चुना गया फ्रेंच बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के द्वारा और स्टेट जनरल चुना गया, ठीक है, बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। हमेशा याद रखना हमेशा कि नॉट एवरी सिटीजन, फ्रांस के हर सिटीजन के पास सारे राइट्स नहीं थे। लाइक स्टेट जनरल चुनने का अधिकार किसके पास था? बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। मोनार्की से पावर किसके पास ट्रांसफर हुआ? बॉडी ऑफ सिटीजन्स। देयर वाज अ बॉडी, जैसे हम कहते हैं ना बीजेपी, बीजेपी इज अ पॉलिटिकल बॉडी, तो ये आपस में सत्ता बांटते हैं, लाइक दैट ओनली। एक बॉडी थी लोगों की, क्रांतिकारियों की, वही ये सब डिसाइड करती थी क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ, उन्होंने सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए थे, नॉट पॉलिटिकली इक्वल राइट्स, अदर इक्वल राइट्स, लाइक वो आप आगे जान जाएंगे, आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड, oaths taken and martyrs commemorated। नए भजन बनाए गए और शपथ लिया गया लोगों के द्वारा, और जो शहीद हुए थे उन्हें याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, जो भी हो रहा था सब नेशन के नाम पे हो रहा था, ठीक है। ऐसा भजन बनाया गया जो कि जैसे हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उसी तरह फ्रांस में भी उस टाइप के भजन बनाया गया जो कि कलेक्टिव, हमेशा कलेक्टिव आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए जो फ्रांस ने बहुत कुछ किया, ये सब उसी के लिए किया। तो देयर might be a question in your exam that what does French revolutionaries did, what measures French revolutionaries did to maintain the collective identity among the citizens. What will be your answer? The idea of la patrie and les citoyens emphasizes the notion that every citizen will get equal rights under a constitution. New hymns were composed, oaths were taken, martyrs commemorated under the name of nation. नेशन के अंदर हो रहा था, किसी इंडिविजुअल या किसी सेंट्रलाइज्ड पावर के अंदर ये सब नहीं हो रहा था। नाउ a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform law for all citizens within its territory। अपने क्षेत्र में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जिसने हर सिटीजन को इक्वल राइट्स दिए और नियम बनाए अलग अलग। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यू वेयर abolished and a uniform system of weight and measures was adopted। Regional dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation। ये भी लैंग्वेज भी जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी शो करता है, तो ये भी आप याद रखना कि कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए इन्होंने क्या किया, जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको कैंसिल कर दिया, उन्हें हटा दिया और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया, क्योंकि ये पेरिस में बोला और लिखा दोनों जाता था। और एक बात, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज ड्यू को हटा दिया, मतलब पहले जो ये क्षेत्र थे राजा महाराजा के अंदर, तो इनमें अंदर में ही, इंपोर्ट में ही, मतलब अगर आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हो फ्रांस के अंदर ही, फ्रांस के बाउंड्री के अंदर ही, तो आपको टैक्सेस देने पड़ते थे, ठीक है। बट अब क्या किया, जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, इन्होंने इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यू को हटा दिया बिल्कुल, और वेट एंड मेजर्स के जो तरीके थे वो बिल्कुल इक्वल कर दिया, सेम कर दिया हर जगह। अब इसके फायदे आगे आपको पता चलेगा, आगे मैं आपको नोटिस करवाऊंगा कि मैंने ये बात कहाँ बोली थी, तो ध्यान रखना, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे बने रहो। आगे के टॉपिक में ये क्यों इक्वल वेट्स करने से क्या फायदे हुए, कस्टम ड्यूटीज और ड्यू हटाने से क्या हुआ, किस तरह से ये नेशनलिज्म का पार्ट बना, ये सब आपको समझ में आएगा, बिल्कुल एकदम कहानी है, बस बने रहो मेरे साथ। आगे, the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in the other words to help other people of Europe to become nation। अभी देखो, अभी एक ट्रांजिशन वाला पार्ट है कि यहाँ से ऊपर जो भी बात हुई वो फ्रांस की हुई, ठीक है। अब इसके नीचे जो बात है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण यूरोप पे क्या असर पड़ा। डू यू सी फ्रांस ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, व्हाट रूल्स वेर मेड बाय द बॉडी ऑफ सिटीजंस फॉर द फ्रांस। डू यू सी फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज एन fully democratic and a social republic nation, if not why। Try to find answer of these questions in our paragraph। if you can't find, don't worry, I will post a new video with these questions and answers of this question। So let's move on to the next paragraph and it says that कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्रांतिकारी थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism। ये फ्रेंच सिटीजन का मिशन था और भाग्य भी था, ये उनके
सौभाग्य था कि वो यूरोप के बाकी सिटीजन्स को तानाशाही से लिबरेट करेंगे, फ्री करेंगे। इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, यूरोप के बाकी लोगों को नेशन बनने में हेल्प करेंगे। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का मिशन था। ऐसा उन्होंने कहा था कि ये फ्रेंच सिटीजन्स का मिशन है ऐसा, और इनके ही हाथ में कि वो बाकी नेशन को बनने में हेल्प करें। लेट्स मूव ऑन। When the news of event in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. तो जैसे ही न्यूज फ्रांस से आगे बढ़ी तो स्टूडेंट और जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया। Their activities and campaign prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. 1790s में जो जैकोबिन क्लब्स थे उन्होंने फ्रेंच आर्मी को अंदर आने में हेल्प कर दिया, जो कि होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और बहुत सारे इटली के पार्ट्स में हो चुके थे 1790s तक। With the outbreak of revolutionary war, the French army began to carry the idea of nationalism abroad. जैसे ये वॉर चालू हुई, नेशनलिज्म की भावना जो है यूरोप के बाकी बहुत सारे हिस्सों में ले गए, फ्रांस से बाहर ले गए। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. बहुत ज़्यादा क्षेत्र उसने कवर कर लिए थे और अपने कंट्रोल में ले लिए थे, और उन सब क्षेत्रों में भी वही सब नियम लगाने लगा जिसमें से मोस्टली उसने फ्रांस में लगा दिया था। अब नेपोलियन, हु इज नेपोलियन? नेपोलियन कौन? अचानक से नेपोलियन कहाँ से आ गया? अभी तक तो रिवॉल्यूशनरी चल रहा था, तो नेपोलियन भी रिवॉल्यूशनरी ही था। अरे मान लो हेड रिवॉल्यूशनरी था, अब हमारे भी तो प्रधान जस्ट लाइक दैट नेपोलियन भी कोई था। नॉट जस्ट अ नेम, यू शुड रिमेंबर हिज नेम, बट हाँ, नेपोलियन ने सारे नियम जो फ्रांस में पहले लगा चुका था वो भी बाकी सब क्षेत्र जो उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था उसमें भी लगा दिया। नाउ क्वेश्चन अराइज, how French Revolution affected other parts of Europe? The answer starts with French revolutionaries said that it was the mission and destiny of French citizens to help other people of Europe to become a nation or to liberate them from despotism. First point. Second point, with the outbreak of French Revolution news in other parts of Europe, students and educated middle class started to set Jacobin clubs. Okay. 2 points. For what? For which question? How French Revolution affected other parts of Europe. You can write this also, that this made a way for French army to enter in the areas of Poland, वगैरह वगैरह वगैरह. But you can't write. If you don't want, then you don't write. But it depends on how much the question carries. Let's move on. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. Napoleon government was not a democratic government. I had one question before this, that is France was a fully democratic government after French Revolution? The answer is no, because Napoleon destroyed democracy. Why? Because the political rights किसी के पास नहीं थे. Nobody had the political rights. Not every citizen had the political rights. So returning to monarchy, but not a monarchy, not fully monarchy, because he wanted the administrative field to be rational and efficient. So there will be a question regarding differentiate Napoleon government and monarchical government. How will you differentiate? It was rational and efficient. It was irrational and inefficient. Equal rights were given. Equal rights were not given. Weights and measures were unified. Weight and measures were not unified. Internal custom duties were abolished. Internal custom duties were taken. Now, moving on to the next line. The Civil Code of 1804, usually known as Napoleonic Code, did away with all privilege based on birth, established equality before law, and secured the right to property. तो सिविल कोड जो कि 1804 में आया था, जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं, उसने जन्म के आधार पर जो भी प्रिविलेज मिलता था पहले मींस मोनार्कियल सिस्टम में, उन सबको रद्द कर दिया और सभी को लॉ के मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ दिया और राइट टू प्रॉपर्टी सबको मिला। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी रख सकता है, खरीद सकता है और लॉ सबके लिए बराबर है। ठीक है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें इतनी फंडामेंटल राइट्स देता है, ड्यूटीज है, इतने आर्टिकल्स हैं, लाइक दैट ओनली नेपोलियनिक कोड था 1804 में आया, उसने सभी को इक्वल राइट्स दिए लॉ के खिलाफ, लॉ के साथ मतलब लॉ के सामने सभी को इक्वल राइट्स थे, राइट टू प्रॉपर्टी दी और बर्थ के बेस पे सारे प्रिविलेज नकार दिए। द कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. ये सब मोनार्की और नेपोलियनिक गवर्नमेंट के डिफरेंसेस हैं। ठीक है, मोनार्की में फ्यूडल सिस्टम था, सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज था, बर्थ के आधार पे प्रिविलेज थे, राइट टू प्रॉपर्टी सभी को नहीं था। नेपोलियन में जस्ट उल्टा था इसका, तो जस्ट नोट इट डाउन, मतलब इसको रट जाओ बिल्कुल। सो दिस कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन। नेपोलियन ने पहले बता चुका हूँ कि नेपोलियन ने जो भी लॉ फ्रांस में वो ला चुका था वो उसने सारे जहाँ जहाँ उसका कंट्रोल आया वहाँ फैला दिया। तो सेम नेपोलियन कोड भी कहाँ कहाँ गया,
जहाँ जहाँ फ्रेंच का कंट्रोल था, डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया इसने। दासत्व जो है फ्यूडल सिस्टम मतलब दासत्व मतलब जो कोई नौकर रख लिया वगैरह वगैरह, दासत्व को बिल्कुल खत्म कर दिया, और जो भी बकाया पीजेंट्स वगैरह पे था ये सब बिल्कुल खत्म कर दिया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड, मतलब आप बिजनेस का जो रिस्ट्रिक्शन था बिल्कुल हटा दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। ये सब 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 नेपोलियन के गवर्नमेंट का पॉइंट्स है, जस्ट रिमेंबर इट। नेपोलियन ने क्या क्या किया, तो नेपोलियन ने ये किया। नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने कोड बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाई किया, पीजेंट्स से सर्फडोम और मैनोरियल ड्यूज हटाया, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी दी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ दिया, सब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा कर दिया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया, पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। इससे क्या होगा, लोगों में अलग टाइप का फ्रीडम है। किस टाइप के लोगों में, पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन। बट पुराने ऑटोक्रेट अभी गुस्सा थे क्योंकि उनके बिजनेस अब कम हो रहे थे, सभी को बिजनेस का अधिकार था, फ्यूडल सिस्टम हट गया तो उससे भी दिक्कत था, सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज पीजेंट्स के हटने से भी दिक्कत था लोगों को नहीं, ऑटोक्रेट्स को। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन particular began to realize that uniform law, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। ये बात आपको आगे बिल्कुल पता चल जाएगी कि जो जो भी उसने बिजनेस सेक्टर में जो भी उसने छूट दी थी, इक्वल वेट्स मतलब सेम वेट्स फॉर एवरी रीजन, करेंसी सबकी सेम होगी, इंटरनल कस्टम ड्यूटी ड्यूज हटाने से जो मूवमेंट था, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव करने से जो मूवमेंट ऑफ गुड्स था वो बहुत आसान हो गया, ठीक है। और एक रीजन से दो रीजन, एक रीजन से दूसरे रीजन में आराम से जाने लगा था, ठीक है। इससे बहुत खुश थे। देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई पीजेंट, आर्टिसन एंड बिजनेस, स्मॉल बिजनेसमैन और न्यू बिजनेसमैन वे आर वेरी हैप्पी विद हिम बिकॉज़ उसने ऐसा किया था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वगैरह वगैरह। तो ये पॉइंट्स हैं, आप याद कर लें। However, in the areas conquered, the reaction of local population to French rule were mixed. Now see, फ्रेंच पीपल तो काफी खुश थे क्योंकि फ्रांस में इन्होंने ले सिटोयन ला पैटरी भाव भाव देके सभी को एकदम वो कर दिया था कि हमारा फ्रांस, ठीक है। बट अब नेपोलियन क्या हुआ, नेपोलियन एज अ जंग दूसरे देश में जाके लड़ रहा था नेशनलिज्म के नाम पे, और उन एरियाज को वो कैप्चर कर रहा था और उनमें अपने मन के लॉज लगा रहा था। ऐसा नहीं कि हर मोनार्कियल सिस्टम गंदी ही थी, मोस्टली गंदी थी, बट कहीं कहीं लोग खुश थे अपने मोनार्की राजा से, और उस जगह भी नेपोलियन जाके उनकी ही मदद से उस राजा को हटाता और अपने मन की रूल लगाता। तो बहुत जगह खुश थे और बहुत जगह मिक्स्ड रिएक्शन था, हाँ ठीक भी है नहीं भी है, लाइक दैट। Initially, in many places such as Poland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty। कुछ कुछ एरियाज जैसे पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स के कुछ शहर, मेंस, मिलान, ये शहर आप याद कर लो, 2-3, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इन सब शहरों में फ्रेंच आर्मी को बिल्कुल एकदम ऐसा ऐसे आदमी की तरह वेलकम किया जाता है जैसे ये आज़ादी का अनाउंसमेंट करेंगे इनके एरिया में आके। जैसे मान लो बचपन में कभी छुट्टी होती है तो स्कूल में वो आते हैं ना गार्ड्स, जो कि अनाउंस करते हैं कि चलो बच्चों कल छुट्टी है, कल इस बात का अवकाश है। तो लाइक दैट ओनली कि हाँ ये आएंगे तो ये इस टाइप से हमें खुश करेंगे, मतलब आज़ादी का हमें वो देंगे, बिल्कुल अनाउंसमेंट करेंगे हमारे देश में कि यू आर नाउ अ नेशन। तो लाइक दैट दे वर वेलकम, बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। थोड़े दिन में ये जो उत्सुकता थी वो बिल्कुल बेकार हो गई क्योंकि इन्हें अब रिप्रेसिंग लगने लगा नेपोलियन गवर्नमेंट, लाइक मोनार्कियल सेम। As it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom increased, as I said, political rights सबके पास नहीं थे, तो कुछ दिन तक तो नेपोलियन का शासन ठीक लगा, थोड़े दिन बाद इनको वो तानाशाह लगने लगा क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम किसी के पास नहीं थी। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, पोस्ट कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ यूरोप ऑल सीम टू outweigh the advantage of the administrative changes. What makes Napoleon government bad? यही लिखा है इन 2-3 लाइनों में। फर्स्ट थिंग, पॉलिटिकल पावर डोंट गो हैंड इन हैंड, पॉलिटिकल पावर सबके पास नहीं थी। सेकंड, टैक्स बढ़ा दिए थे। अब फ्रेंच आर्मी का खर्चा बढ़ चुका था क्योंकि नेपोलियन ने पूरे यूरोप पे कब्जा करने का सोच रखा था, और पूरे यूरोप पे कब्जा करने के लिए यू नीड एन आर्मी, और एन आर्मी यू नीड मनी to manage that army, to manage food for that army, to manage hospitality of that army, to manage those arms for that army, और वो पैसे आते थे टैक्सेस से। सेंसरशिप, यू कांट से अ वर्ड अगेंस्ट नेपोलियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंसरशिप। मैगजीन में आप नेपोलियन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते, आप आपस में ही उसके बारे में खिलाफ कुछ बात नहीं कर सकते। और फ्रेंच आर्मी में आपका जबरदस्ती भर्ती टू कनकर द अदर पार्ट ऑफ यूरोप। आई सेड नेपोलियन वाज नॉट इन अ मूड टू स्प्रेड डेमोक्रेसी, वो नेशनलिज्म के नाम पे अब कब्जा कर रहा था यूरोप के अलग अलग पार्ट्स पे, और ये सब नेपोलियन गवर्नमेंट को बुरा बना रही थी। So there is a photo on the top of this page and on the right corner of this page. Not so important, but give it a read, right? So you get
because this story is very interesting. You are going to love it once you read it. So go through it, and we will see the second section soon. Thank you for joining us for this long. I hope you would have learned something from my video. If you have learned, please do like and comment so that I can know what other things I can do for you. Thank you.